Hey guys, welcome to the Silver Screen और आज मैं द लास्ट हीरो का 9th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस पार्ट के शुरुआत में डिस्ट्रिक्ट 2 की हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर क्विंगाई और फेंगाई दोनों आराम से बैठे हुए थे और लू हुनतियान और फेंग के बारे में बात कर रहे थे। लू हुनतियान वही कमीना लड़का होता है जो कैंप के बाहर क्विंगाई पर लाइन मार रही थी, लेकिन क्विंगाई इसे उल्टे पैर भगा देती है। इसके बाद वो दोनों शाइजिंग और हाउ के बारे में बात करने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में क्विंगाई फेंगाई से मजाक में पूछता है, क्या तुम हाउ को पसंद करती हो? यह सुनकर फेंगाई थोड़ा सा शर्मा जाती है और वो कुछ जवाब देने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। लेकिन जब फेंगाई दरवाजा खोलती है उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि दरवाजे के सामने वही छोटी बच्ची थी जो सुबह उनसे खाना और कैंडी लेकर गई थी, लेकिन अभी उसका रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका था। और जब वो ज़ॉम्बी बनी छोटी बच्ची फेंगाई पर हमला करने ही वाली थी, तभी अचानक सही समय पर क्विंगाई आकर फेंगाई को बचा लेती है। लेकिन उस छोटी बच्ची की ऐसी हालत देखकर उन दोनों की ही आंखें फटी की फटी रह गई थी। तभी उन्हें बाहर से कुछ हलचल सुनाई देती है। क्विंगाई जब बाहर देखते तब उसे बहुत सारे सोल्जर्स दिखाई देते। क्विंगाई एक सोल्जर से मिलकर बाकी सब कुछ बताती है जो उनके साथ हुआ था। तभी वो सोल्जर मुंह लटकाते हुए बोलता है, देखिए मैडम, हमें भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं कि यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बीज कैसे आ गए। जिसके बाद हमें सीनियर कर्नल फेंग जोंगाई के दर्शन होते हैं, जो रिफ्यूज कैंप के कमांडर और साथ ही साथ फेंग के डैड भी थे। तभी वहाँ पर उनकी बेटी फेंग वहाँ पर आती है। फेंग को देखते वो बिना ज्यादा वक्त गवाए अपने सोल्जर्स से उसे सुरक्षित घर ले जाने के लिए कहते, लेकिन तभी फेंग उसे कहते कि मेरे दोस्त डिस्ट्रिक्ट 2 में मुसीबत में हैं। ये सुनकर फेंग के डैड उस पर भड़क जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे दोस्तों को मेरे सोल्जर्स बचा लेंगे, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से घर चली जाओ। ये सुनकर अब फेंग का पेशेंस भी उसे सायोनारा यानी कि टाटा बाय बाय बोल देती है और फेंग पास ही के एक सोल्जर से उसकी बंदूक छीन के वहां से भाग जाती है। उनके डैड उसे रोकने की बहुत कोशिश करते, लेकिन उसकी बेटी जैसे पहले उसकी बात नहीं मानती थी, अब भी नहीं मानती है। वह दूसरी तरफ हाउ और उसके 3 साथी भी उसी के साथ कैंप के बाहर प्रकट हो चुके थे। लेकिन तभी अचानक कैंप के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर हाउ थोड़ा सा सकपका जाता है और उसे दोनों लड़कियों की फिक्र होने लगती है। इसलिए हमारे हाउ या बिना ज्यादा देर किए अपने टाइटेनियम एलॉय ब्लेड को निकालते हैं और शाइजिंग को बूड और मोटू के सुरक्षा के भरोसे छोड़ कैंप के अंदर एंटर कर जाता है। वह दूसरी तरफ क्विंगाई और फेंगाई एक सोल्जर के साथ धीरे धीरे सेफ हाउस की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कोई अपने ललचाई नजरों से उन्हें ही घूरे जा रहा था। इधर जब वो लोग चल ही रहे थे तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जो सोल्जर को देखते ही कहता है, सर मेरी मदद कीजिए, मेरी पोती आज सुबह से गायब है। वो सुबह खाना लेने गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी। वही मेरी पूरी दुनिया है। वही हो सकता है सोल्जर को कुछ भी ना सूझ रहा हो। वही दूसरी तरफ क्विंगाई और फेंगाई दोनों समझ जाते कि ये और कोई नहीं, इसी छोटी बच्ची की ग्रैंडफादर है, लेकिन वो दोनों इससे ज्यादा कुछ सोच पाते इससे पहले उस बूढ़े आदमी के पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते और उन ज़ॉम्बीज में से एक उस बूढ़े आदमी को भी दबोच लेते हैं। जब वो सोल्जर्स इतने सारे ज़ॉम्बीज देखता है तब वो सोल्जर भी समझ जाता है कि वो इतने सारे ज़ॉम्बीज से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो उन दोनों को लेकर दूसरी तरफ से भागने लगता। जब वो भाग ही रहा था तभी अचानक उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन क्विंगाई अपनी फुर्ती से उस सोल्जर को बचा लेती और उस ज़ॉम्बी को यमराज के दर्शन करवा देता है। लेकिन शायद उस सोल्जर की किस्मत ऊपर वाले में बहुत बुरे मूड पे लगी थी, क्योंकि अगले ही पल दूसरा एक ज़ॉम्बी आकर उसे दबोच लेता है। लेकिन वो सोल्जर बहुत ही ज्यादा ईमानदार था, इसलिए उस सोल्जर ने आखिरी वक्त में भी अपना काम सही से किया और उन दोनों लड़कियों को सही रास्ता बताकर खुद को ही शूट कर दिया। क्विंगाई और फेंगाई दोनों उस सोल्जर को बचाना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें भी पता था कि अब वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेफ हाउस मौजूद है, लेकिन फिर से उन पर कई सारे ज़ॉम्बीज किसी भूखे भेड़िए की तरह धावा बोल देते हैं। क्विंगाई इन सभी से बहुत बहादुरी के साथ लड़ रही थी, लेकिन बदकिस्मती से एक ज़ॉम्बी क्विंगाई के पास पहुंच ही जाती है और वो क्विंगाई पर वार करने ही वाली थी,
तभी कुछ गोलियां आकर उस ज़ॉम्बी को क्विंगाई से दूर कर देते और उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकने से क्विंगाई बिना किसी देर के उसे नॉकआउट कर देता है। जब क्विंगाई अपने सामने देखती तब उसके सामने शरारती फैंग खड़ी हुई थी, जिसके चेहरे पर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए एक बड़ी सी स्माइल थी। लेकिन तभी अचानक पीछे से कुछ ज़ॉम्बी आकर फैंग पर ही हमला कर देती है। लेकिन हाओ की वजह से क्विंगाई की ताकत और उसके रिफ्लेक्स भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, इसलिए क्विंगाई पलक झपकते ही फैंग के सामने आ जाती है और किसी पके हुए टमाटर की तरह उन सभी ज़ॉम्बीज को कुचल देती है। इसके बाद वो सभी लोग बिना ज्यादा वक्त गवाए सेफ हाउस की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा सा ज़ॉम्बी आ जाता है, जो दिखने में किसी हल्क से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर उन तीनों को सदमा सा लग जाता है, लेकिन क्विंगाई अपनी जान की फिक्र ना करते हुए इन दोनों को सेफ हाउस की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलकर खुद उस ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए चली जाती है। ये देखकर तो उन दोनों लड़कियों की सांसें अटक जाती है। लेकिन कुछ ही लात घूसों की बरसात करने के बाद आखिरकार क्विंगाई को जवाब मिल जाता है और वो ज़ॉम्बी उसे किसी खिलौने की तरह एक दीवार पे पटक देती है। जब क्विंगाई को लग ही रहा था कि भरी जवानी में अब उसके फोटो पर हार चढ़ने ही वाली है, तभी अचानक एक टाइटेनियम एलॉय ब्लेड उस बड़े से ज़ॉम्बी के पेट को चीरता हुआ निकल जाता है। जब क्विंगाई अपना सर उठाकर देखता है तब उसके सामने और कोई नहीं खड़ा था हाओ। जहाँ एक तरफ क्विंगाई हाओ को देखकर फूले नहीं समा रही थी, वहाँ दूसरी तरफ हाओ किसी खूंखार भेड़िया की तरह उन सभी ज़ॉम्बीज पर हल्ला बोल देता है और उन सभी ज़ॉम्बीज को मूली, गाजर, भिंडी पता नहीं क्या क्या सोचकर काट डालता है। इसके बाद वो क्विंगाई को बड़े ही प्यार से उठाती है और अब तक होने वाले सभी चीजों के बारे में पूछने लगती है। क्विंगाई उसे सब कुछ प्यार से बताने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ कैंप के बाहर कई सारे सोल्जर ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ कैंप के अंदर क्विंगाई के बारे में सोच सोच कर फैंगाई का रो रो के बुरा हाल था और फैंग उसे संभाल रही थी। तभी वहाँ पर वो कमीना लू हुंतियान आ जाता है। हुंतियान फैंग को देखकर पहचान जाते कि वो कौन है। तभी वो फैंग के सामने अपना हाथ बढ़ाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन फैंग तुरंत ही उसका हाथ हटा देती है और गुस्से से इसे घूरने लगती है। लेकिन फिर भी हुंतियान एक और बार ट्राई करता है और फैंग के पास जाकर कहता है। वो हुंतियान बताता है कि मेरे डैड मुझे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने वाले हैं और हम एक सेफ जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर तुम और मैं होऊंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारी बॉडी का पूरा ख्याल रखूंगा। सच बताओ तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ज़ॉम्बीज मौजूद है। ये सुनकर फैंग गुस्से से भड़क उठती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैंग ही नहीं था जो उसे गुस्से से घूर रहा था, जो हुंतियान को अपनी लाल तमतमाती हुई आंखों से घूरे ही जा रहा था। और अगले ही पल वो परछाई हुंतियान के गर्दन को पकड़कर हवा में उसे किसी खरगोश की तरह उठा लेती है। ये कोई और नहीं थे हमारे हाओ भैया। जहाँ एक तरफ क्विंगाई और हाओ को देखकर दोनों खुशी से उछल रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ हाओ को जिंदा देखकर हुंतियान की पैंट ढीली हो गई थी और वो अपने आप में बड़बड़ाने लगता है, और ये जिंदा कैसे बच गया। हाओ के सेंसेस अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, इसीलिए वो हुंतियान की बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। इसके बाद हुंतियान ऐसे छटपटाने लगता है जैसे कोई बकरा हलाल होने से पहले छटपटाता है। इसके बाद हाओ हुंतियान को किसी फटे पुराने जूते की तरह जमीन पर पटक देता है। हुंतियान भी समझ जाते कि वो हाओ के सामने किसी मच्छर से कम नहीं है, इसलिए वो हाओ को सब कुछ बताने लगता है। हमारे साथियों में से चूजियान नाम का एक साथी अचानक से इन्फेक्टेड हो जाता है, इसलिए मैंने मौका देखते ही उसे दबोच लिया था जिससे मैं दूसरों को डरा सकूं। लेकिन जब मैं अपने साथियों के साथ एक लड़की को संभाल रहा था तभी वो वहाँ से भाग जाता है। ये सुनकर हाओ का पेशेंस उसे जवाब दे जाता है, लेकिन अगले ही पल हुंतियान जो बताता है उसे साफ समझ में आ जाता है वो किसी किलर साइको से कम नहीं था। जब मैं लोगों को मरते हुए देखता हूँ और उन्हें जिंदगी की भीख मांगने में देखता हूँ, मेरे दिल को एक सुकून मिलता है। ये सुनकर अब हाओ ठान लेता है कि हुंतियान को वो जान से ही मार डालेगा, लेकिन इससे पहले वो हुंतियान को कुछ करता, उसे बाहर से कुछ लोगों की चीखने की आवाज आती है जो बाहर से ही मदद की गुहार मांग रहे थे, जिसे सुनकर हाओ हुंतियान से अपना ध्यान हटा लेता है। दोस्तों, अभी के लिए हम भी इस कहानी से थोड़ा ध्यान हटा लेते हैं और थोड़ा इसे ब्रेक देते हैं। फ्रेंड्स, मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी इसका 10th पार्ट लेके आऊँगा। तब तक आप मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना, इस कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर